हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका यूनिट नंबर 2 हमारे पास चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। हमने प्रूफ किया था कि संरक्षित बल क्षेत्र में यदि कोई पार्टिकल है तो प्रूफ करो कि वह सरल रेखीय गति करता है। तो हमने न्यूटन का दूसरा जो नियम था, दूसरा जो समीकरण था गति का, वो हमने ला दिया था और हमने सिद्ध कर दिया था। ठीक है जी। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आप इनको हल्के में ना लेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और इनको याद रखेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कण की गति के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र की विवेचना करो। यानी हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसका हमें स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाना है और उसकी डिटेल से क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। अब देखिए, इस टॉपिक में एंटर करने से पहले मैं आपको फिजिक्स के अनुसार दो वर्ड हैं इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम। इनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन दो वर्डों का यूज, इन दो वर्ड्स का जो यूज होगा वो इस क्वेश्चन में होगा। समझ में आ गया? इसलिए पहले हम इन दो शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब इसमें प्रयोग होगा तो हम डायरेक्टली प्रयोग करेंगे। इन दो शब्दों का जो प्रयोग है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल यूनिट है, उसमें भी आपको मिलेगा, तो वहां भी आपके काम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं दो शब्द कौन कौन से हैं वो देखेंगे। हमारे पास एक तो है अधिकतम, एक तो है अधिकतम मैक्सिमा, और एक है न्यूनतम, न्यूनतम मिनिमा। ठीक है जी। एक है मैक्सिमा, एक है मिनिमा। अब आपके जहन में शब्द सुनते ही आ गया होगा इसमें क्या अलग चीज है। मैक्सिमा का मतलब अधिक जो होगा वो मैक्सिमम होगा और जो कम होगा वो मिनिमम होगा, यही बात है। यहां उल्टा सिस्टम है, जो अधिक होगा वो मिनिमा होगा, जो कम होगा वो मैक्सिमा होगा। हाँ जी, यही बात मैं समझाने जा रहा हूं। होगा क्या, यहां पर आपने डायरेक्टली वर्ड्स को देखा और बोला कि इसमें क्या है, जो अधिक होगा वो मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। और जो कम होगा वो मिनिमम होगा। लेकिन यहां सिस्टम थोड़ा उल्टा है। सिस्टम क्या है कि जो अधिक होगा वो जाएगा मिनिमम की ओर और जो कम होगा वो जाएगा मैक्सिमा की ओर। अब इसे हल कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, इसको निकालने का तरीका y = fx दे रखा है। कोई ये फलन है हमारे पास, fx कोई भी संख्या हो सकती है। अभी इसका एग्जाम्पल लेकर भी मैं बताऊंगा, ये पैटर्न है। ठीक है। अब इसका हम एक बार अवकलन करते हैं dy/dx। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो इसका भी हो जाएगा f'(x), इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। एक बार क्या किया है मैंने, इसका अवकलन, फिर dy/dx को किसके बराबर रखा है मैंने, 0 के बराबर। ये फलन दे रखा है, इसका मैंने एक बार क्या किया है, अवकलन। अवकलन करने पर जो भी मान आए उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मान लीजिए यहां पर जो कुछ भी आया हमें पता नहीं है, हम एक एग्जांपल लेंगे। अभी ये पैटर्न है, मान लीजिए यहां कुछ भी आया और हमने जब उसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, a आई। ये माना है मैंने, मान सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या किया है, y = fx, इसका एक बार मैंने अवकलन किया। अवकलन करने पर ये मान आया। अब कंडीशन क्या है नेक्स्ट, अवकलन करने के बाद उसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के बाद हमें वहां से x की वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए x की मेरे को पता नहीं है, मान लिया कि a वैल्यू आ गई।
ठीक है, आपने भी मान लिया, ठीक है, x बराबर a है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें वापस से इसका क्या करना है, एक बार अवकलन करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब यहां पर x का मान जो भी आया है, क्या आया है, a, वो मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f डबल डैश a हो जाएगा। यदि इसका मान 0 से बड़ा हो, यानी क्या हो बोलिए, पॉजिटिव हो, तो ये किधर जाएगा, अधिकतम की ओर, नहीं, तो ये जाएगा न्यूनतम की ओर, तो ये जाएगा न्यूनतम की ओर, यानी मिनिमा की तरफ। और यदि इसका मान 0 से छोटा हो, यानी क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये जाएगा अधिकतम की ओर, है ना, उल्टा सिस्टम। बिल्कुल समझ में आया, बढ़िया तरीके से। दोबारा देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका फटाफट से। y बराबर एफ एक्स हमारे पास, एक बार अवकलन, पैटर्न बता रहा हूं मैं क्या है, एक बार अवकलन करना है, 0 के बराबर रखना है, वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू आई है x बराबर, उसको हमें साइड में रखना है, फिर दोबारा से अवकलन करना है, फिर x का मान जो भी आया है उसमें रखना है। यदि x का मान रखने पर मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ गया तो अधिकतम नहीं होगा, क्या होगा, न्यूनतम। नेगेटिव आया तो क्या होगा, अधिकतम। समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6। क्या करना है, पहली स्टेप क्या है, मैं यहाँ वापस आपको बता देता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। स्टेप नंबर 1 अवकलन, dy बाई डी एक्स के सापेक्ष करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और 6 का 0, ये हो चुका। dy बाई डी एक्स को किसके बराबर रखना है, स्टेप 2, बिल्कुल खोल खोल के बता देता हूं मैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आया, 0। अब इसको हम क्या रख लेंगे, साइड में रख लेंगे, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। x का मान यहाँ a था, यहाँ 0, समझ में आएगा। y एक बार अवकलन, उसको 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 3 क्या है, दोबारा अवकलन। दोबारा अवकलन करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मैं दोबारा अवकलन करूंगा, x का तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। दोबारा अवकलन करने पर इसका मान क्या है, पॉजिटिव है ना, इसका मान क्या है, पॉजिटिव। या अब हमारे पास क्या है ना कि ये 2 आया है, तो इसमें क्या x है साथ में, तो हम नहीं बता सकते कि ये मान मैक्सिमा है या मिनिमा। कब बताएंगे, जब x की वैल्यू रखेंगे। फिर हम क्या करें, अब x की वैल्यू हम यहां रख देते हैं डायरेक्ट इक्वेशन नंबर a में। जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा, माइनस का 6। तो क्या ये मान 0 से छोटा है, बिल्कुल 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो एक इसमें आ जाएगा मैक्सिमा में, मतलब x बराबर 0 पर ये जो दे रखा है हमें वो क्या है, मैक्सिमा है। समझ में आ गया ना, बस यही कहानी है, बिल्कुल इजी तरीके से। दोबारा देखेंगे, y बराबर कुछ भी दिया हो, एक बार अवकलन 0 के बराबर रखना है, वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोबारा अवकलन करना है, x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखेंगे तो 0 के बराबर, सॉरी 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से यदि बड़ा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, किस में चला जाएगा, वो न्यूनतम में। 0 से छोटा आ जाता है तो वो किस में चला जाएगा, अधिकतम में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, अब यदि बराबर आ जाए तो फिर आगे और हल होगा, वहां नति परिवर्तन बिंदु निकलेंगे, वो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ये, ठीक है। 9.2 या 9.3 में है एक्सरसाइज, वहां पर आप पढ़ेंगे कैलकुलस में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहां तक आप बस ये याद रखना है कि सिस्टम उल्टा है, पॉजिटिव हुआ तो न्यूनतम, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम। यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए। तो ये तो थी कहानी मैक्सिमम और मिनिमम की, मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमें क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यदि आपको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, यदि आपको क्वेश्चन में, अब बात स्थितिज ऊर्जा की है, बात किसकी है, स्थितिज ऊर्जा की। अब वक्र खींचेंगे तो उसमें अधिकतम भी होगा और न्यूनतम भी होगा। तो जब बात स्थितिज ऊर्जा की है और जब अधिकतम आ जाएगी कंडीशन, तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, वही करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 0। भाई कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका एक बार अवकलन करके 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और यहां से जो x की वैल्यू आई है वो इसमें रखेंगे। यदि उसका मान 0 से छोटा है तो ही तो वो अधिकतम में जाएगा, और यदि
न्यूनतम आ जाता है, तो वही dy बाई डी एक्स अपॉन का 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे। यदि इसका मान किससे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो ये मिनिमा में चल जाएगा। मतलब बस हमें यूज इनका करना है। समझ में आ गया? जब अधिकतम की बात हो, मैक्सिमा मिनिमा, मैंने बता दिया है। एक बार अवकलन 0 के बराबर, x की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, यदि पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। इसी के लिए हम अधिकतम में क्या लिख सकते हैं, वही सब में एक बार अवकलन करना पड़ेगा, दोनों में कर दिया है। बस अंतर इतना है कि अधिकतम में तो वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी दूसरी बार अवकलन करते ही, और न्यूनतम में दूसरी बार अवकलन करते ही पॉजिटिव। तो ये कंडीशन याद रखेंगे, आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। ये थे, अब इनका यूज होगा, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली मान रखेंगे। तो यहां पर देखिए, अब हम चलते हैं कण की गति के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र हम खींचते हैं। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, थोड़ी सी बेसिक, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, पढ़ा दिया है सब कुछ। ये पढ़ा दिया क्या, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा डायग्राम बना के मैंने बताया था कि स्थितिज ऊर्जा किसका फलन होती है, स्थिति का फलन होती है। समझ में आ गया? ठीक है। अर्थात यदि मैं तीनों एक्सिस की बात करूं तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u x y और z, u x y और z। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा अक्ष हम लेते हैं इस वक्र के दौरान। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब एक और टर्म है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। हम जानते हैं कि जो पढ़ाया है पहले वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। हम जानते हैं कि संरक्षी बल का मान, या हम लिखे और भी बढ़िया तरीके से हम लिखे, हम जानते हैं कि किसी भी कण पर कार्यरत संरक्षी बल का मान निम्न होता है। कार्यरत संरक्षी बल का मान निम्न होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस का डेल U। ये होता है, बिल्कुल होता है, ये हम जानते हैं। यानी संरक्षी बल का जो मान है स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। दोनों बातें हम जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत हुई थी तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है, ये आपको पता है। हम जानते हैं कि किसी भी कण पर कार्यरत संरक्षी बल का मान ये होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, वक्र खींचना है हमें। तो वक्र खींचने से पहले मैं कुछ यहां पर हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, माना m द्रव्यमान का कण x दिशा में गतिशील है। x दिशा में गतिशील है। x दिशा में गतिशील है तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, यदि आपका कण x दिशा में गतिशील है तो स्थितिज ऊर्जा किस दिशा में आएगी, y दिशा में आएगी या z दिशा में आएगी? अब आपका आंसर होना चाहिए कि ना तो y दिशा में आएगी ना z दिशा में आएगी। जब आपका पार्टिकल ही x दिशा की ओर मूव कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी x दिशा में ही आएगी। तो माना m द्रव्यमान का कण x दिशा में गतिशील है, अतः अब स्थितिज ऊर्जा वक्र की डेफिनेशन आ रही है। अतः कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बोलिए? x दिशा में कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बोलिए? x दिशा में ux
भाई ये स्थिति का फलन है, वाई जेड का कोई लेना देना ही नहीं है, तो यू एक्स बचा। अतः कण की स्थितिज ऊर्जा यू एक्स व स्थिति एक्स के मध्य खींचा गया वक्र। अब देखिए पार्टिकल एक्स दिशा की ओर मूव कर रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो यू एक्स हो गई। अब वो चल रहा है, निरंतर उसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, तो वक्र किसके मध्य होगा? एक तो स्थितिज ऊर्जा यू एक्स व उसकी स्थिति एक्स के मध्य खींचा गया वक्र, खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। ठीक है जी, ये रही आपके सामने स्थितिज ऊर्जा वक्र की डेफिनेशन। देखिए दोबारा देखिए, इससे पहले मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा बताया, वो जरूरी था। अब हम इसका यूज करने वाले हैं जस्ट इससे आगे। ये आप जानते हैं, ये भी जानते हैं। नई चीज क्या देखी, माना कोई m द्रव्यमान का कण है, x दिशा में गतिशील है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ux होगी, ये तो आपको पता है। तो स्थितिज ऊर्जा ux व स्थिति x के मध्य खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। यहां तक कोई समझने वाली बात नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ समझा रखा है। ठीक है जी, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब हम स्थितिज ऊर्जा वक्र खींचते हैं, और स्थितिज ऊर्जा वक्र खींचने के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए स्थितिज ऊर्जा वक्र कैसे खींचते हैं। थोड़ा आप ठीक प्रकार से बना लेंगे अपनी कॉफी में, ठीक है। यह है आपका स्थितिज ऊर्जा वक्र। किस किस के मध्य था? यहां पर मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को मैं इधर ले लेता हूं, यू एक्स लगातार यहां बढ़ेगी, और उसकी स्थिति में एक्स इधर ले लेता हूं। यह आपका बिंदु ओ है, ये मैं बिंदु ओ के नाम दे देता हूं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। यह है सर आपका स्थितिज ऊर्जा वक्र। स्थितिज ऊर्जा वक्र, स्थितिज ऊर्जा व स्थिति के मध्य खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। अब इस पूरे स्थितिज ऊर्जा वक्र में बिंदु P और बिंदु R वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु तीन भूमिकाएं निभाते हैं। ये बिंदु तीन भूमिकाएं निभाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कितनी भूमिकाएं निभाते हैं? तीन भूमिकाएं निभाते हैं। मतलब कि ये P और R बिंदु उदासीन बिंदु भी हो सकते हैं, स्थायी या संतुलन बिंदु भी हो सकते हैं, अस्थायी या असंतुलन बिंदु भी हो सकते हैं। किस किस कंडीशन में होंगे, बस हमें वो पढ़ना है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए, अभी तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। स्थितिज ऊर्जा वक्र आपके सामने है, इस प्रकार से मैंने बनाया है, स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के मध्य है। अब P और R कितनी भूमिकाएं निभाते हैं? तीन भूमिकाएं, जो कि निम्न है। तो हम लिखते हैं यहां पर, यहां लिखेंगे आप बिंदु P व R, बिंदु P व R उदासीन, स्थायी व अस्थायी बिंदु हो सकते हैं, व अस्थायी बिंदु हो सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ना, पार्टिकल है जो इस प्रकार से पर मूव कर रहा है, इस प्रकार से। ये एक्स दिशा है, ये इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो बिंदु P वार तीन भूमिकाएं कौन कौन सी? उदासीन भी हो सकता है, दूसरी स्थायी भी हो सकता है, तीसरी वह अस्थायी भी हो सकता है। तो अब हम इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदासीन बिंदु।
पी और आर बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? उदासीन भी हो सकते हैं, स्थायी भी और अस्थायी भी। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? उदासीन बिंदु। देखिए उदासीन बिंदु क्या है, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। पी व आर बिंदु पर, पी व आर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होती है। शून्य होती है। अतः कण पर बल का मान भी शून्य होता है। कण पर बल का मान भी शून्य होता है। इसीलिए पी व आर बिंदु, पी व आर बिंदु इस उदासीन बिंदु कहलाते हैं। उदासीन बिंदु कहलाते हैं। अब देखिए ये आपके लिए कुछ अजीब होगा, लेकिन 2 मिनट बाद बिल्कुल इजी होने वाला है। क्या है? पी व आर बिंदु, नजरें रखेंगे केवल पी और आर बिंदु पर। खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होती है, अतः कण पर बल का मान भी शून्य होता है, इसलिए पी व आर बिंदु। अब इसको समझेंगे, जो जो लिखा है वो करते हैं। चलिए, पी व आर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींचिए। ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, पी और आर बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची और जिनका ढाल शून्य हुआ। अब हम ढाल जानते हैं, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं, जिसे हम झुकाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुकाव। जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं और जिसे हम tan थीटा भी कहते हैं। क्या है? P व R बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल शून्य। देखिए OS, ये 2 स्पर्श रेखाएं OS के समांतर हैं या नहीं? भाई हमारा जो पार्टिकल है वो इस अक्ष के क्या है? इस अक्ष के इर्द गिर्द, यानी इस अक्ष के सापेक्ष मूव कर रहा है। तो ये जो OS है ये मैन है, इसके सापेक्ष ये दोनों समांतर है या नहीं? समांतर है। मतलब थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री का मान कितना? 0। इसीलिए ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की ढाल शून्य होती है। समझ में आ गया? tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो OS के क्या है? समांतर। एंगल ही नहीं बन रहा है कुछ, थीटा का मान ही 0 है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आया कि रेखा का ढाल शून्य होता है। अतः कण पर बल का मान शून्य कैसे हुआ, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। अभी मैंने आपको दूसरा जो स्टेटमेंट था वो लिखाया था, F = माइनस का डेल U। यहां डेल का मतलब मैंने बताया था जब इस क्वेश्चन को समझाया था कि डेल क्या है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? किसी भी कण पर कार्य संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर। प्रवणता शब्द आया है, प्रवणता शब्द जो कि क्या होता है? झुकाव, स्लोप, tan थीटा। तो जब प्रवणता ही 0 हो गई तो F का मान भी 0 होना है। F का मान भी 0 होना है। तो ये लाइनें जो मैंने लिखाई है, क्या वो आपके समझ में आ गई है? दोबारा देखिए, P व R बिंदु पर खींची गई, मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी और इनके ढाल 0 हैं। वो ढाल कैसे हैं आपको 11th 12th में बताया होगा, tan स्लोप निकालना। ठीक है, तो वो ढाल कैसे 0 हुआ? tan थीटा, हमें पता है कि ढाल का सूत्र tan थीटा को से व्यक्त करते हैं। थीटा का मान चाहिए मेरे को, दोनों एक इसके क्या है? समांतर है, तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, प्रवणता का शब्द आते ही समझ जाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा ही 0 है तो प्रवणता तो 0 होनी ही है। जब यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा ही 0 जाएगा। F = 0, मतलब कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो समझ में आ गया P और R बिंदु उदासीन बिंदु कब होते हैं? समझ में आ गया? बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए।
कर लिया नोट, आगे चलते हैं। अब पहली भूमिका जो ये निभाते हैं, कौन सी, उदासीन बिंदु वाली, वो हमारे पास क्या हो गई है, कंप्लीट। बस याद रखेंगे कि जिसकी जो ढाल होती है P और R बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की ढाल, वो क्या होती है, बोलिए, शून्य होती है। और जब ढाल ही शून्य हो गई तो बल का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, मतलब कोई बल आपके पास कार्य नहीं करेगा। ठीक है, वही चित्र आपके पास दोबारा से आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अब दूसरी भूमिका देखते हैं इसकी। दूसरी है स्थायी या संतुलन बिंदु। अब P और R में से दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु उदासीन कब हो सकते हैं, बता दिया। P और R बिंदु में से कौन सा बिंदु स्थायी या संतुलन बिंदु कहलाएगा, बताइए। P बिंदु कैसे, देखो कैसे कहलाएगा ये हमारे पास। P बिंदु स्थायी साम्य अवस्था बिंदु कहलाता है। पहले हम लिखते हैं, P बिंदु स्थायी साम्य अवस्था, उदासीन तो दोनों थे लेकिन स्थायी कौन सा है, P बिंदु। क्यों है वो देखिए, P बिंदु स्थायी साम्य अवस्था बिंदु कहलाता है क्योंकि P बिंदु पर, अब यहां पहले मैं बता चुका हूं, ये कण यहां मूव कर रहा है तो P बिंदु पर भी कण होगा, क्योंकि P बिंदु पर स्थित कण पर इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करते हैं, इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करते हैं कि कण पुनः P बिंदु की ओर आ जाता है, कि कण पुनः P बिंदु की ओर आ जाता है। देखिए क्या है ये रामलीला, समझते हैं हम। देखिए P बिंदु स्थायी बिंदु कहलाया, क्यों, क्योंकि P बिंदु, जैसे P बिंदु पर ये क्या है, कोई कण है, ये कण है, जैसे ही ये इधर जाता है तो इस पर इस प्रकार के संरक्षी बल लाते हैं, कार्य करते हैं कि वह वापस P बिंदु पर आ जाता है। जैसे ही ये इधर जाएगा तो इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करेंगे कि ये वापस P बिंदु की ओर आ जाएगा, P बिंदु की ओर आ जाता है। P बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा क्या अधिकतम होगी या न्यूनतम, ये आप मेरे को बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, बताइए। क्या P बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या अधिकतम होगी? आपको यह चीज पता है क्या कि जिस बिंदु पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है वहां स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है, यह पता है। या जिस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है गतिज ऊर्जा मिनिमम है, दोनों में उल्टा सिस्टम चलता है, एक मैक्सिमम तो दूसरी मिनिमम, एक मिनिमम तो दूसरी मैक्सिमम। देखिए मैं बताता हूं, क्या P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है या अधिकतम। अभी देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, न्यूनतम है। वो क्यों है, देखिए P बिंदु पर पार्टिकल है, जब मैं इसको वेग दूंगा तो ये एक अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा और जहां पर इसका मान, वेग का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि वेग का मान 0। देखो ये तो आपको पता है, कोई भी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक पोजीशन से वो नीचे आएगा। किस पोजीशन से नीचे आएगा, जहां पर उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी v0 तो गतिज ऊर्जा 0। मैंने इसको क्या किया, ऊपर की ओर भेजा और ये अधिकतम दूरी या आयाम कह सकते हैं इसको तय किया, जहां पर v = 0। मतलब यहां पर गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 0 है। जब यहां पर गतिज ऊर्जा का मान 0 है तो यहां पर गतिज ऊर्जा का मान क्या है, मैक्सिमम। यहां पर गतिज ऊर्जा का मान क्या है, मैक्सिमम। तो जब गतिज ऊर्जा का मान यहां मैक्सिमम है तो स्थितिज ऊर्जा का मान यहां क्या होगा, न्यूनतम। दोबारा देख लीजिए, जैसे ही मैं इसको ऊपर भेजा
तो v इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 0 है। गतिज ऊर्जा जब 0 आ गई यहां पर, तो यहां पर क्या है गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, क्योंकि हम उसको वेग दे रहे हैं, तो वेग दे रहे हैं तो मैक्सिमम तो होना ही होना है। जब गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, उल्टा संबंध पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। अर्थात अब आप आ जाइए मैक्सिमा मिनिमा, मैंने बताया था न्यूनतम की कंडीशन क्या है। न्यूनतम की एक तो सब में सेम है, अर्थात dy बाई dx एक बार अवकलन करोगे किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, ये तो सेम है। लेकिन न्यूनतम में क्या हो जाएगा, उल्टा, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 से बड़ा आएगा या छोटा, 0 से बड़ा। तो यहां पर हम लिख देंगे डेल स्क्वायर वाई अपोन का डेल एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 से बड़ा होगा। यहां भी हम डेल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्थितिज ऊर्जा है तो हम यहां पर डेल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इस बार हमने एक्स दिशा में ली है पार्टिकल, हम वाई में भी ले सकते हैं, जेड में भी ले सकते हैं, इसलिए हम क्या लगा दिए यहां पर, डेल लगा दिए। अर्थात डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर वाई अपॉन का डेल एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, धनात्मक है, तो वहां क्या हो जाएगा, न्यूनतम मिनिमम हो जाएगा। ये कंडीशन लगा दी। अब मैं आपको इसके प्रति और फील देता हूं, ये समझ में आया कि नहीं, कि P बिंदु स्थायी बिंदु कहलाता है, स्थायी साम्यावस्था बिंदु कहलाता है, क्योंकि P बिंदु पर स्थित कण पर इस प्रकार के संरक्षी बल करते हैं, कार्य करते हैं कि इसको वापस लाने की कोशिश क्या करते हैं, कोशिश, ये यहां गया वापस आएगा, यहां गया वापस आएगा, कि कण पुनः P बिंदु की ओर आ जाता है। P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम बता दिया, यहाँ V 0 है तो K क्या है, 0, यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी। न्यूनतम है, न्यूनतम की ये क्या है, कंडीशन है हमारे पास। अब देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें आपको और भी इंटरेस्ट आने वाला है। अपनी स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थिति का फलन है, जानते हैं हम एक्स वाई जेड, और यहां पर पार्टिकल कौन सी कंडीशन में है, एक्स दिशा में, यानी u इज इक्वल टू क्या है, ux। तो f का मान क्या था हमारे पास, माइनस का डेल u, तो f का मान क्या हो जाएगा, माइनस का डेल u अपॉन का डेल x हो जाएगा, क्योंकि x दिशा में ही बल लगेगा। डेल क्या है, सदिश अवकल संकारक है, यानी i j k, केवल i कार्यरत होगा, j और k क्या हो जाएंगे, 0, तो f का मान ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये क्यों बोल रहा है कि इस प्रकार के संरक्षी बल कार्यरत हैं कि ये वापस P बिंदु की ओर आ जाता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां कण था, मैंने इसको उठाकर फेंका यहां पर और ये जा पहुंचा यहां पर। वक्र को ध्यान से देखेंगे, ये गया यहां पर, तो जब ये ऊपर की ओर गया, देखो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी, ux ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की ओर गया, तो ux का मान क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, बढ़ा। समझ में आ गया, इतनी तो आपको समझ है। ठीक है, जैसे ही बढ़ा स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ी, बढ़ने को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ी, जब मैं ऊपर की ओर गया तो पहले तो पार्टिकल मेरा यहां पर था, यदि मैं इस P बिंदु को थोड़ा सा इधर लिखता हूं, पहले मेरा पार्टिकल इस पोजीशन पर था, अब मेरा पार्टिकल कहां पहुंच गया है, इस पोजीशन में, मतलब x भी क्या है, बड़ा है, मतलब x भी क्या है, बढ़ा है। तो x भी हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, x भी बढ़ा है। अब इस फॉर्मूले में मान रखिए u भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, और बाहर साइन किसका है, पहले नेगेटिव को यहां लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, और f क्या है, टोटल नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कण यहां गया तो इसके विपरीत दिशा में बल लगा, मतलब ये जा रहा है इस दिशा में, बल लगा इस दिशा में, मतलब कण आना ही है फिर P बिंदु की ओर। फील आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। पार्टिकल यहां था, मैंने इसको उठाकर यहां फेंका, देख लीजिए आप, ऊपर जाने पर स्थिति जो जब बढ़ रही है तो स्थिति जो बढ़ी पॉजिटिव, x पहले यहां था फिर यहां पहुंचा, x भी बढ़ा है यानी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव होगा। जब कण इधर गया तो इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो P बिंदु पर आना है। ठीक है जी, अब आ जाइए, मान लीजिए पार्टिकल को मैं यहां फेंक दिया, जब मैं इसको यहां फेंका तो ux स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ेगी ऊपर जाने पर, लेकिन x देखिए आप, x इधर बढ़ रहा है,
और इधर यह 0 की तरफ जा रहा है। पहले कण यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो x किधर गया, इधर गया ना, तो बढ़ा। लेकिन पहले कण यहाँ था, अब x इधर आएगा, मतलब 0 के निकट आएगा, यानी x क्या होगा इस बार, कम होगा, यानी नेगेटिव होगा। फॉर्मूले में मान रखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस बार बल धनात्मक दिशा में लगेगा और इसकी धनात्मक दिशा किधर है, यदि ये कण यहाँ है तो ये बल इधर की ओर लगेगा, तो वापस से ये किस बिंदु की ओर आना चाहेगा, पी बिंदु की ओर आना चाहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको टॉपिक के प्रति फील आ गई होगी बढ़िया तरीके से। उदासीन या संतुलन, सॉरी स्थायी या संतुलन बिंदु क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया। संरक्षी बल के कारण वापस नीचे क्यों आ रहा है, दोनों केसेस बता दिए हैं मैं आपको। यहां तक आप पूरा नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसकी अंतिम भूमिका आती है, वो है कि P और R बिंदु की जब बात हुई तो ये उदासीन बिंदु दोनों साथ कहलाए। समझ में आया, क्योंकि इनकी ढाल भी शून्य थी, बल भी शून्य था, ठीक है। जब संतुलन बिंदु की बात आई तो हमारे पास P बिंदु ही संतुलन बिंदु हो सका। तो अब बात किसकी करेंगे, असंतुलन या अस्थायी अवस्था की। तो बताइए P बिंदु होगा या R। अब ये तो सीधी सी बात है, जब P बिंदु आपके पास क्या हो गया, बोलिए, जब P बिंदु स्थायी हो गया तो अस्थायी कौन सा होगा, R ही होगा। तो स्थितिज ऊर्जा वक्र है ये, ux इधर है और x क्या है, इधर है। अस्थायी बिंदु कौन होगा, R। स्थितिज ऊर्जा वक्र आपको समझ में आया कि नहीं। अब स्थितिज ऊर्जा वक्र में R जो है ना, वो बिंदु अस्थायी संतुलन बिंदु कहलाता है। क्यों कहलाया है, क्योंकि इस पर इस प्रकार के बल कार्यरत हैं जो कण को उससे दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया, क्योंकि इस पर इस प्रकार के बल कार्यरत हैं कि इस कण को दूर ले जा रहे हैं। लिखिए, अस्थायी बिंदु R बिंदु अस्थायी संतुलन बिंदु कहलाता है, क्योंकि इस पर इस प्रकार के बल कार्य करते हैं कि कण बिंदु से दूर जाता है, कि कण बिंदु से लगातार दूर जाता रहता है, लगातार दूर जाता रहता है। R बिंदु अस्थायी संतुलन बिंदु कहलाता है क्योंकि इस पर इस प्रकार के बल कार्य करते हैं कि कण बिंदु से लगातार दूर जाता है। P बिंदु में क्या था, इस पर इस प्रकार के संरक्षी बल कार्य करते हैं कि ये वापस P बिंदु की ओर आ रहा है। इस पर इस प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं कि ये बिंदु से दूर जा रहा है। अब इसमें भी हम स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे। R बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी या अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अब जिस भी विद्यार्थी में कॉमन सेंस है उसको पता चल गया क्यों होगी। देखो, यहां से मैक्सिमम ऊंचाई है h मान लीजिए, यहां पर पार्टिकल का वेग 0 हो गया तो जो गतिज ऊर्जा है वो 0, तो स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम होगी ही होगी। यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, और अधिकतम की कंडीशन क्या है, पहली बार अवकलन 0 के बराबर, दूसरी बार अवकलन का मान अधिकतम है, याद रखेंगे, तो 0 से छोटा होगा या बड़ा, 0 से छोटा। तो ये होगा आपका अस्थायी बिंदु। R बिंदु अस्थायी संतुलन बिंदु कहलाता है क्योंकि इस पर इस प्रकार के बल कार्य करते हैं कि कण दूर जाने का प्रयास कर रहा है।
अब यहां पर अधिकतम ऊंचाई करके कण गया है, तय करके गया है, तो V0 तो K0 यानी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है। मैक्सिमम की कंडीशन मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में ही। अब आपको ये जो लिखा है इसको मैं इस प्रकार से भी बताता हूं, F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स, इससे भी बताते हैं। देखिए फिर से आपको टॉपिक के प्रति फील आएगी। देखो पहले कण इधर था, अब ये कण किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। कण क्या जा रहा है, इधर। क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है? क्या इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, घट रही है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यदि ऊपर जाता तो बढ़ती, अब ये नीचे आ रहा है, यानी यूएक्स का जो मान है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पहले कण इस पोजीशन पर था, अब इस पर आ गया, मतलब एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब इसमें मैं मान रखूंगा तो यू नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एफ का जो मान होगा फोर्स वो किस दिशा में लगेगा, पॉजिटिव। देखिए ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा एफ को मैं पीछे लिखूं तो एफ इज इक्वल टू माइनस का यू माइनस एक्स प्लस, तो इनको हल करूंगा तो माइनस बाहर निकलेगा और माइनस माइनस प्लस। अब देखो इस कण पर धनात्मक दिशा में बल लग ही रहा है, दूर जाएगा, सीधी सी बात है। अब आ जाइए इधर, कण मेरे पास आ रहा है इधर, तो स्थितिज ऊर्जा तो वापस से क्या है, नेगेटिव, लेकिन इस बार x देखो, पहले x किधर था, इधर था, इस बार x किधर आ गया, इधर, मतलब x भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव, मतलब इस बार कण पर जो बल है वो नेगेटिव दिशा में, मतलब पीछे की ओर लग रहा है। तो मतलब हमने जो लिखा है उसको हमने प्रूफ भी किया है, हमने जो लिखा है उसको हमने प्रूफ भी किया है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि कण इस प्रकार से बल का कार्य करते हैं कि ये दूर जाता है, इधर गया तो मैंने बता दिया यू तो नेगेटिव था, एक्स पॉजिटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव दिशा में फोर्स लग रहा है। यहां पर स्थितिज ऊर्जा भी घट रही है, एक्स भी घट रहा है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन टोटल माइनस है, तो यानी पीछे की ओर क्या लग रहा है, इसके बल लग रहा है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको एक टाइप से और पूछा जा सकता है। पहला तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, या आ जाए कि स्थितिज ऊर्जा वक्र से आप क्या समझते हैं, और समझाइए कि कण की स्थितिज ऊर्जा में उदासीन बिंदु, स्थायी बिंदु, अस्थायी बिंदु क्या होते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको पूरा लिखा दिया है बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी समाप्त करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा वो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बंधन ऊर्जा और उसकी गणितीय विवेचना पढ़ेंगे, टेलर प्रसार पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए हम बिल्कुल जितना हो सकता है उतना डीपली पढ़ रहे हैं, मैं आपको जितना डीपली ले जा रहा हूं उतना ले जा रहा हूं, ठीक है, और मज़ा भी आ रहा होगा आपको। जहाँ तक ज़रूरत है हम वहाँ तक पढ़ रहे हैं, थ्योरी से समझ रहे हैं, थ्योरी से समझ में भी आ जाता है, फिर हम वापस प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो हम लिख रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और वही परिमाण भी हमारे पास, रिजल्ट भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।